नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र प्रताप तिवारी अपने इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी रहे हैं। जैसे आगामी परीक्षा, जैसे आपका यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ या अन्य कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम यदि हो रहा है तो उनमें यह प्रश्न एक या दो या पांच निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं नेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट इत्यादि कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ और उसमें इन प्रश्नों का समावेश निश्चित तौर पर हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: कालिदास, भारवी, शूद्रक और बाणभट्ट। तो हमारा उत्तर होगा कालिदास। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसमें चार ऑप्शन है: 11 सर्ग, 20 सर्ग, सॉरी यहाँ पे वर्ग लिख दिया गया है, 20 सर्ग होगा, 18 सर्ग, 19 सर्ग। तो हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 18 सर्ग। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो मैं आपको बता दूं कि रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। जो मेरा चौथा ऑप्शन है यही सही होगा। तो एक चीज़ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न का उत्तर आप जब भी दें तो चारों ऑप्शन को पढ़ें। क्योंकि बहुत बार लड़के यह गलती कर देते हैं कि एक या दो ऑप्शन पढ़े और ट्रिक मारे और निकल गए, जबकि चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि दो ऑप्शन सही रहते हैं और तीसरा पर लिख दिया जाता है कि उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे मेरा जो उत्तर होगा उपयुक्त दोनों होगा। तो इस पर विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जब भी प्रश्न को हल करें तो चारों प्रश्नों को पढ़ें और चारों उत्तर को पढ़ें, उसके बाद उस प्रश्न का जवाब दें। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम को किस विधा के अंतर्गत रखते हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। जैसे इसमें चार ऑप्शन दिया गया है: नाटक, महाकाव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। तो जो रेड कलर का हमने किया है वह अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है, अर्थात नाटक है। पंचतंत्र, अगला प्रश्न पर आते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कुमार संभवम के लेखक कालिदास है। और ऊपर जो चार लेखक हैं, जैसे कौटिल्य हैं, तो कौटिल्य की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, और शूद्रक, भर्तृहरि, इनकी भी अलग अलग किताबें हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की है और भर्तृहरि की नीति शतकम, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। तो प्रश्न नंबर 6 जो है उसका उत्तर होगा कालिदास, अर्थात कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, किरातार्जुनीयम क्या है? तो किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है और यह भारवी की एकमात्र रचना है जिसमें 18 सर्ग हैं और 1040 या 1030 श्लोक हैं। रामायण के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रामायण और महाभारत हम देखते हैं, चाहे वो यूपीपी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं रामायण या महाभारत से एक एक प्रश्न अवश्य रूप से पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है।
आदि काव्य कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा कि रामायण के लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद भी होगा कि रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के जो लेखक हैं वह व्यास हैं और इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11। महाभारत में कितने श्लोक हैं? ये अभी क्वेश्चन कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। रामायण में कितने श्लोक हैं? यह भी प्रश्न पूछता है। ऊपर तो था कि रामायण के लेखक कौन है, अब आता है कि रामायण में कितने श्लोक हैं। तो रामायण में आपको बता दें कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या लगभग में 196 है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो यह तो सबको पता होगा कि पूरे विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। किस भाषा को देव भाषा कहते हैं? तो देव भाषा की संज्ञा एक ही भाषा को दी गई, वह थी संस्कृत। अर्थात देव भाषा संस्कृत भाषा को कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। गायन का प्रारंभ किस वेद से माना जाता है? कहने का तात्पर्य है कि जो गीत का प्रारंभ हुआ वह किस वेद से हुआ? तो हमारा उत्तर होगा सामवेद। सामवेद से गीत का प्रारंभ माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। गद्य का प्रारंभ किस वेद से माना जाता है? अर्थात जो गद्य की उत्पत्ति हुई वह कहाँ से हुई? तो जो गद्य की उत्पत्ति हुई वह यजुर्वेद से हुई और ख़ास तौर से शुक्ल यजुर्वेद से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। कादंबरी के लेखक कौन है? तो हम आपको बता दें कादंबरी एक कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 20। कादंबरी की विधा क्या है? तो हमने पहले वाले प्रश्न में ही इसका उत्तर दे दिया है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि कादंबरी की जो विधा है अर्थात किस के अंतर्गत यह रचना आती है। तो कादंबरी एक कथा है। इसका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन कथा है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। कादंबरी कितने भागों में विभक्त है? तो हमारा उत्तर होगा 2 भाग में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22। शिशुपाल वधम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि शिशुपाल वधम यह महाकाव्य 20 सर्ग में निबद्ध है और इसके लेखक माघ कवि हैं। अर्थात मेरा जो चौथा ऑप्शन है माघ, यही इसका उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें सर्गों की संख्या 20 है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। नीति शतकम के लेखक कौन है?
तो नीति शतकम के लेखक जो हैं वह भर्तृहरि हैं। यह इनका एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं जिसमें कोई भी श्लोक हो वह श्लोक अपना संपूर्ण अर्थ को प्रतिपादित कर दे, अर्थात एक उसके बाद कोई दूसरे श्लोक की आवश्यकता न पड़े। कोई भी एक श्लोक का गायन किया जाए या वाचन किया जाए तो उसकी व्याख्या में उस संपूर्ण श्लोक का अर्थ निहित होता है, वो संपूर्ण बातें निहित होती हैं। यही मुक्तक कहलाता है। अर्थात इसका लक्षण है कि पूर्वा पर निरपेक्षणाप ही एन रसचर्वणा क्रियते तदैव मुक्तकम। अर्थात अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले स्वतंत्र श्लोक मुक्तक कहलाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। नीति शतकम की विधा क्या है? तो आपको बता दें कि नीति शतक एक मुक्तक काव्य है, जिसका ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, मुक्तक काव्य। इसके बाद आते हैं श्रृंगार शतकम किसकी रचना है? तो श्रृंगार शतकम यह भर्तृहरि की रचना है। तो भर्तृहरि की जो 3 रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार, नीति और वैराग्य है, और एक इनका व्याकरण ग्रंथ भी है जिसका नाम है वाक्पदीयम। तो 3 तो इनके मुक्तक काव्य हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग शतक, और एक व्याकरण ग्रंथ हुआ वाक्पदीयम। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो हम आपको बता दें, मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास की रचना है। कालिदास के 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम को त्रोटक के अंतर्गत माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28। मालविकाग्निमित्रम किस विधा के अंतर्गत आता है? तो हमारा उत्तर होगा नाटक। उसके बाद आते हैं विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? तो यह विक्रमोर्वशीयम यह कालिदास की रचना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे, जो मेरा आखिरी प्रश्न है। 30 प्रश्न का मैं चयन इस वीडियो में किया हूँ। विक्रमोर्वशीयम, सॉरी यहाँ पे लिखने में त्रुटि हुई है, यह है विक्रमोर्वशीयम किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह होगा त्रोटक, यह त्रोटक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न का चयन किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार मैं फिर इसको आपको दिखा देता हूँ क्रम से। तो यह प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा भी रहे हैं। जैसे आपका सुपर टेट यदि आता है, उसमें संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न इसमें से अवश्य ही मिलेंगे। या तो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी यह प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाएंगे। तो यह जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ वह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसमें जितने प्रश्न हैं सब प्रश्न को आप लोग भली भांति याद कर लें या स्क्रीनशॉट से अपने मोबाइल में रख लें, जिससे यह प्रश्न आपके गलत ना हो। फिर मैं अगले पार्ट में फिर 30 प्रश्न लेकर के आऊँगा। पहले साहित्य के प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ और उसके बाद मैं व्याकरण का प्रश्न उठाऊँगा। किसी दिन संधि का टॉपिक उठा लिया, किसी दिन समास का उठा लिया, किसी दिन छंद का उठा लिया। तो इस तरह से आपका संधि, समास, किसी दिन कारक का उठा लिया, कारक, किसी दिन उपसर्ग का उठा लिया, प्रत्यय का उठा लिया।
तो आपके व्याकरण के भी प्रश्न सही हो जाएंगे। और मैं जो प्रश्न लेकर के आऊँगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट ही प्रश्न होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न का चयन करूँगा जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इससे पहले भी पूछे गए हैं और इस समय भी पूछे जा रहे हैं। तो यह मेरा जो प्रश्नों का चयन किया गया है वह आप लोगों को कैसा लगा। यदि कहीं आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।